हमारे बीच में सलोनी जैन आप सभी के बीच में, और आप सभी कुछ लोग आ चुके हैं, अभी बहुत कुछ लोग आना बाकी हैं। तो आज का हमारा सेक्शन स्टडीज के ऊपर बेस्ड है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक्चुअली में स्टडीज में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्यों फेस करने पड़ते हैं, और इन चैलेंजेस को समझने के बाद हम शायद ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि इन चैलेंजेस को हम कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या अगर आप अपना ऑडियो म्यूट करेंगे तो बेटर होगा। हेलो। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं लास्ट आपको प्लीज अपना म्यूट करना पड़ेगा ऑडियो। मेरे बारे में मैं ये इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि एजुकेशन मेरा पैशन है। मैं जब छोटी थी तब हम सब ने कुछ प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें राय और मशवरा देते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ बने, हमारे बड़े भाई बहनों की हमसे कुछ उम्मीद होती है, बट सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है समझना कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ जाते हैं पर सेटिस्फाइड फील नहीं करते, या ये समझ नहीं पाते कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमें सक्सेस पाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और अल्टीमेटली हम सबको एट द एंड सक्सेस चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमें अचीवमेंट मिले, वैलिडेशन मिले, हमें सबकी तरफ से वो अफर्मेशन मिले कि हम कुछ जो भी कर रहे हैं हमारी लाइफ में वो कुछ प्रोडक्टिव है, उससे हमें एक्चुअली में कुछ उपयोगिता है। तो मेरे 3 सर्विसेज मेन फोकस होते हैं। फर्स्ट इज काउंसलिंग, जहाँ पे हम बच्चों को समझ के हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ में और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, और जो भी उस वक्त उन्हें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। सेकेंड इज लाइफ टाइम मेंटरशिप। मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस सिर्फ वन टाइम नहीं होता है, आपको समझने में ही इंसान को बहुत टाइम लग जाता है और उसके बाद उनको गाइड करते रहना पड़ता है। एक डिसीजन से जरूरी नहीं है कि वो उनकी लाइफ में वो सक्सेस पा लें। इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, आपको बहुत टाइम लगता है, सही डिसीजन बार बार लगातार लेने पड़ते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिखती है। एंड एट द एंड जो अभी रिसेंटली मेरे रिसर्च के बाद मैंने स्टार्ट किया है वो है बच्चों को स्टडी में गाइड करना। लास्ट ईयर मैंने 2 बच्चों को हेल्प करी थी 12th स्टैंडर्ड में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर लाने के लिए। तो जब वो मेरे पास आए थे और उनके पेरेंट्स मेरे पास आए थे तो उनका ये कहना था कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे, तो अगर आप हमारी सिर्फ इतनी हेल्प कर दे कि इनको फेल होने से बचा लें। अब ये सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा कि आपका बच्चा फेल हो रहा है और आप सिर्फ ये चाहते हो कि वो पास हो जाए, आपको बॉदर नहीं हो रहा कि वो फेल क्यों हो रहा है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो फेल क्यों हो रहा है तो वो कहने लगे कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता है, सब्जेक्ट टफ है, टीचर अच्छी नहीं है, कितनी कोचिंग क्लासेस में भेज लिया उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक 200 पन्ने की किताब इतनी टफ हो सकती है कि एक बच्चे को 1 साल तक समझ में ना आए? आप इसका जवाब मुझे चैट सेक्शन में दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इतना टफ कोई सब्जेक्ट हो, वो भी सिर्फ 12th लेवल का, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब मेरे लिए सोचना बड़ा आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चा 1 साल से वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है और किताब भी सिर्फ 200 पेज की है, बहुत बड़ी किताब नहीं है, पर बच्चे ने कितनी भी बार कोशिश कर ली है उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बहुत सारे चैलेंजेस, हम सिर्फ 12th में आके उसे वो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम नहीं वो फेस कर रहा है, वो बचपन से उसके साथ वो प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, पढ़ाई में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो एक एक साइकिल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे स्टार्टिंग में प्ले ग्रुप से फर्स्ट स्टैंडर्ड तक जाते हैं, तो वो पढ़ाई किस ढंग से करते हैं, वो एक रियलिस्टिक मैनर में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा अगर हम लीफ पढ़ रहे हैं तो मैम उन्हें बाहर जाके लीफ दिखाती है, अगर वो अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो उसका साउंड घर में निकालने के लिए बोला जाता है, A B C D E, और बहुत क्रिएटिव तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है।
क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का स्वभाव बड़ा चंचल है और उन्हें समझाने के लिए हमें बहुत सारे नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आप इतना इजीली उन्हें नहीं सिखा सकते क्योंकि हमें उनका स्वभाव पता है, पर आगे जाके जब हम यही बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनका स्वभाव नहीं समझते हुए हम उन्हें हमारी तरीके से पढ़ाने लग जाते हैं। हमारा ये एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि जिस तरीके से हमें समझ में आ रहा है उसी तरीके से उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। तो 1st to 5th स्टैंडर्ड में जहाँ बहुत जरूरी होता है कि उनके अंदर स्किल्स हम डालें, जैसे कि पढ़ने, रीडिंग की स्किल्स, राइटिंग की स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये स्किल्स अगर सही से डेवलप नहीं होती तो आप देखेंगे कि 6 to 8 में बच्चा सिर्फ कॉपी पेस्ट करता है। वो कॉपी में जो भी आंसर लिखा है या बुक में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे पढ़ेगा और उसे अपनी कॉपी में कॉपी कर देगा। जब एग्जाम आएगी तो उसे फिर से ये करना है, फोटो कॉपी करना है, उसे पढ़ना है और फोटो कॉपी करके एग्जाम में लिख के आना है। और 9th एंड 10th में अब क्या हो जाता है, ये बच्चा जो कॉपी पेस्ट कर रहा है इतने टाइम से, अब उसी को 9th एंड 10th में एक एग्जाम देनी है। अब इस एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना भी टफ हो गया है क्योंकि अब कॉपी फोटोकॉपी मशीन को अब 100 पेज फोटोकॉपी नहीं करने हैं, अब उसे 1000 पेज फोटोकॉपी करना है। तो अब ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, लोड हो जाता है, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि आप 4 बार पढ़ लो एक चीज को और बस लिख के आ जाओ। और यही बच्चा जब 11th एंड 12th में जाता है फिर उसके नंबर नहीं आते, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसको जिस स्ट्रीम की एग्जाम देनी हो उसे वहां पे एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये सब अल्टीमेटली होता क्यों है? ये होता इसलिए क्योंकि हमें जो छोटी छोटी बारीक चीजें ध्यान देनी थी उनकी पढ़ाई के दौरान, वो ना तो शायद टीचर कभी नहीं ध्यान देते, कभी पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, कभी बच्चा खुद नहीं समझता उसकी इम्पोर्टेंस, कभी उसे एनवायरमेंट नहीं मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक इसी के अराउंड है कि वो क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या सोल्यूशन है। तो मैं बीच बीच में अपने प्रॉब्लम सोल्यूशंस जो मैंने आपके लिए पहले से निकाल के रखे हैं वो बताती जाऊंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे बता सकते हैं, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। वॉइस एक्चुअली मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रही थी आपसे। अल्पना नीलेश जी का मैसेज आया है कि नो वॉइस, तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि अगर आपके बच्चों के साथ या आपके खुद के साथ स्टडीज में कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हो तो उसके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर बताने स्टार्ट करती हूँ जो मैंने सर्च करके रखे हैं आपके लिए। अभी लेटेस्ट जो हम देख रहे हैं वो ऑनलाइन स्टडीज। यस, आई हैव अ क्वेश्चन। अभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात की जा रही है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन में हम लोग हैं। पहली बात तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं था। इस सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं। स्कूल जो कि इस ऑनलाइन सिस्टम के लिए पैसे दे रहा है और इसका सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, उसे भी नहीं पता है कि उस सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, क्योंकि जहां हम स्कूल के बारे में जानते हैं वहां जो लोग हैं वो थोड़े पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं अभी तक। तो उन्हें भी अभी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमें ऑनलाइन सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जो भी वो सिस्टम ले रहे हैं उसे वो चेक नहीं कर पा रहे, उसे वो गाइड नहीं कर पा रहे कि क्या सही है क्या गलत। दूसरा, टीचर्स टीचर्स अभी तक रेडी नहीं थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो के सामने बैठना और एक बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि जब आप क्लास में होते हो तब तो आपको सारे बच्चों के एक्सप्रेशंस आपके सामने दिख रहे होते हैं। बच्चा आपकी फिजिकल प्रेजेंस से भी डरता है। बच्चे के अंदर एक करिकुलम होता है, डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है। तो बच्चा वहीं डर जाता है। तो टीचर्स की भी अभी बिल्कुल आदत नहीं है ऑनलाइन सिस्टम को समझने और यूज करने की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम किसी भी चीज का एक सपोर्ट है।
इट्स नॉट समथिंग जो आपको कंप्लीटली पढ़ाई में हेल्प कर देगा। 100% हेल्प तो आपको कभी भी नहीं हो सकती, मैक्सिमम आपको 10 to 20% हेल्प हो सकती है। तो अब अगर 10 to 20% ऑनलाइन हेल्प हो सकती है, मान लो आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब वीडियो आपको काम कैसे करना है बता सकता है, पर आपको करके नहीं दे सकता है। तो अब यहाँ पे आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सेल्फ स्टडी का। अगर आपके बच्चे को सेल्फ स्टडी करना आता है, अगर आपके बच्चे को सेल्फ स्टडी का सिस्टम पता है कि हमको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसके बाद उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसे रिवाइज कैसे करना है, उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी कहाँ से लानी है, उस सब्जेक्ट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किससे पूछना है, ये सिस्टम अगर उसका खुद का रेडी होगा तो आई थिंक वो ऑनलाइन सिस्टम का बहुत अच्छा यूज कर सकता है। पर अगर उसका सेल्फ स्टडी कमजोर है, उसको खुद पे नहीं उसका अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा खुद का क्या सिस्टम है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे इंफॉर्मेशन समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Mr. Pankaj. Normally, a kid does not want to listen when he comes to 9th and 10th standard. How to handle such situation? देखो 9th and 10th स्टैंडर्ड में बच्चा टीनेज में होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो हम कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि वो चाह के नहीं आपको सुन रहा है। ये उसकी जो फिजिकल सिचुएशन है वहां पे वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, वो खुद को भी एक्सप्लोर कर रहा होता है और दुनिया को भी एक्सप्लोर कर रहा होता है। 9th स्टैंडर्ड में पहली बार उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो गलत भी हो सकता है। वो बहुत सारे नए लोगों से मिलता है, नए विचारों के बारे में पढ़ रहा है, और आजकल मोबाइल आने के बाद तो उसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज मिलते हैं। अगर उसने कहीं पढ़ा है कि व्हाइट एक बहुत अच्छा कलर है, तो वो कहीं और ये भी पढ़ सकता है कि व्हाइट एक बहुत बुरा कलर है। तो आज उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है अगर आपको आपके बच्चे को जो आपको नहीं सुन रहा है उसे समझाना है, तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब पेशेंस खो देते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली ये नहीं देखता कि इनका पेशेंस खो गया है, वो आपको ऐसे नहीं जज कर रहा है, वो बस ये देखता है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। जब मेरे पेरेंट्स मुझ पे गिव अप कर सकते हैं तो मैं कैसे उनकी बात सुनूं? तो ये अब कंपटीशन हो जाती है कि अच्छा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। और हम एज अ पेरेंट्स, मैंने बहुत से पेरेंट्स को सुना है कि वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना पैदा होती है। हम उन्हें अगर प्रोत्साहन भी देते हैं तो प्रोत्साहन भी हम कंपटीशन के माध्यम से देते हैं कि अरे तुम्हें इससे ज्यादा नंबर क्यों नहीं आए, तुमने, आपको उन्हें कंपटीशन देना भी है तो आप उन्हें खुद से कंपटीशन दीजिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल करके बतानी चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हें एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बताते हैं। जैसे कि हम उन्हें बोलेंगे कि देखो, उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, वो कितना ज्यादा अचीव कर रहे हैं, या उनके पास ये नहीं है फिर भी उन्होंने कुछ कर लिया। तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मतलब 100 में से एक के साथ वो सिचुएशन हो रही है। तो जब वो 100 में से एक के साथ सिचुएशन हो रही है तो आप उसे हर बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको उसे नॉर्मलाइज करके बताना चाहिए कि अच्छा, ये सबके साथ होता है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। आपको बातचीत चालू करनी पड़ेगी रादर देन ऑर्डर करना। आप जहां पे भी आप ऑर्डरिंग सिस्टम रखोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं बड़ा हूँ, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके साथ वर्क नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा अब सिर्फ माँ बाप से नहीं सीख रहा है, बच्चा बहुत सारे स्रोतों से, सोर्सेस से सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोना जैन का क्वेश्चन है। हाय, आई एम मोना जैन, 3.5 इयर्स। ओके, तो आई थिंक 3.5 इयर्स का आपका बच्चा है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो फिजिकली भी अपने सेंसेस को डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है। आप देखेंगे 5 टाइप के सेंसेस तो हमने पढ़े हैं, और हमारे धर्म में हम अगर पढ़े तो 6 सेंसेस भी होते हैं। तो 5 सेंसेस कौन कौन से? स्मेल, साइट, फीलिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग, राइट? तो ये जितने भी 5 सेंसेस हैं उनको आप डेवलप करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर वो कुछ चीज देख रहा है तो उसे उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए कि अच्छा, ये कौन से शेप का है, ये कौन से कलर का है, इसके क्या पैटर्न है। आप उसके सेंसेस डेवलप करो। अगर वो कुछ सुन रहा है तो आप उसको डिफरेंट टाइप की म्यूजिक सुनाए, डिफरेंट टाइप, जैसे आप उसको इंग्लिश भी सुना सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट म्यूजिक। आप उसे डिफरेंट साउंड्स में भी वेव्स होती है, तो आप उनको जैसे एक लोअर पिच का साउंड, एक हाई पिच का साउंड, आप अपनी टोन के साथ वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जब अपने बच्चे से बात कर रही हैं तो आप उसमें वेरिएशन ला के देख सकते हैं कि अच्छा, अब आज जो मैंने बात करी उसमें मैं एकदम स्लो तरीके से बात करूंगी, हाय, आप कैसे हो,
क्या कर रहे हो, तो आपको उनके रिएक्शंस चेक करने हैं और एनालाइज करने हैं। अगर आप खाने की बात करें तो आप उन्हें डिफरेंट टेस्ट का खाना खिलाएं, कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सारे टेस्ट अगर आप उनके डेवलप करवाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी सारी चीजों के प्रति उसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। वो एक ऐसा बच्चा बनेगा जो एक्सेप्ट करेगा, बहुत जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी अडेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर फीलिंग के सेंसेस है तो आप उसको कपड़े के साथ खेलने के लिए हेल्प करें, स्टील के साथ जितने भी आपके यहाँ मटेरियल्स हैं, सैंड, स्टील, कपड़ा, उतने टाइप के आप उन्हें फीलिंग्स का एक्सपोजर दें। एंड स्मेल के भी आप एक्सपोजर दे सकते हैं। आप खुद उसे स्मेल कर करके बता सकते हैं कि डिफरेंट स्मेल्स क्या होती हैं, आपको कैसे उसमें डिफरेंशिएट करना है। तो छोटे बच्चे के लिए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने सेंसेस को डेवलप करना, क्योंकि यही प्ले ग्रुप का भी एक गोल होता है कि अगर बच्चा बहुत अच्छे से अपने सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत हाई स्पीड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट स्टडी। ओके, जलज ने पूछा है इज स्मार्ट स्टडी इफेक्टिव। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन क्या है। अब हर बच्चा अपने हिसाब से या हर इंसान अपने हिसाब से स्मार्ट स्टडी की डेफिनेशन दे सकता है। कुछ लोग बोलेंगे स्मार्ट स्टडी होता है कि मैंने आज एक पेज पढ़ा और फिर मैं कल उसको 2 बार पढ़ लूंगा, दैट इज स्मार्ट स्टडी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं वीडियो से पढ़ता हूँ, वो स्मार्ट स्टडी है। तो स्मार्ट स्टडी करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, पर रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपने जो सोचा है कि अच्छा मैंने ये जो एक पेज पढ़ा है उसको मुझे अगर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं उसे भले ही अपनी लैंग्वेज में उसे पूरी तरीके से समझा सकूं। तो आपके पढ़ने के तरीके, कुछ बच्चे घूमते हुए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एक जगह बैठ के वहां से बिल्कुल कहीं नहीं जाते, कुछ बच्चे 1 घंटे में 5 बार उठ जाते हैं, पर सबका रिजल्ट अलग अलग होता है। तो आपके नेचर के हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है। इंग्लिश और मैथ्स एक जैसे नहीं पढ़ सकते, सोशल और साइंस एक जैसे नहीं पढ़ सकते। कुछ सब्जेक्ट्स को आपको डायग्राम की तरह पढ़ना पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट्स के वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो एक इफेक्टिव प्लान आपको सब्जेक्ट वाइज भी बनाना पड़ेगा और अपने रूटीन के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 12th एग्जाम, जो कि 10 जून के बाद होने वाली है। मुझे लगता है कि आपको रिविजन करना चाहिए सारे टॉपिक्स का जो आपने अभी तक पढ़ा है। सॉरी, मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस, तो हेलो। तो आप क्लास 12th में आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं कि यू अंडरस्टैंड हाउ योर आपको जो रिजल्ट आपका लाना है, दैट इज यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं 80 नंबर लाना चाहता हूँ, 90 नंबर लाना चाहता हूँ, 100 नंबर लाना चाहता हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है। पहले तो ये कि आपका टारगेट क्या है, आप जो भी आपके हिसाब से टारगेट सेट करना। अब ये तो मैं नहीं बता सकती हर बच्चा 100 टारगेट करना चाहिए, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो आपका जो भी टारगेट है पहले आप वो सेट करो, उसके हिसाब से आप पहले खुद को एनालाइज करो कि अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप कहाँ पे कम आंसर लिख रहे हो, कहाँ ज्यादा आंसर लिख रहे हो, उसके आप एक गाइड से या फिर आप एक सैम्पल आंसर से चेक कर सकते हो। एंड देन जो भी आपकी मुझे लगता है कमी है, हो सकता है आपकी वोकैबुलरी में कमी हो सकता है कि आप का जिस तरीके से आप आंसर लिख रहे हो वो सही सिस्टमैटिक नहीं हो सकता है कि आपकी राइटिंग में इशू हो। तो जो भी आपको लगता है सबसे ज्यादा आपके नंबर्स कम कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें। इतनी जल्दी तो आई थिंक यही प्रेपरेशन आप कर सकते हो क्योंकि अब 10 दिन बाद एग्जाम है। हाउ कैन वी डिसाइड स्ट्रीम फॉर आवर चिल्ड्रन? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को नहीं डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपके और आपके बच्चे की खाने में चॉइसेस अलग हो सकती है, कपड़ों में चॉइसेस अलग हो सकती है, लोगों में चॉइसेस अलग हो सकती है, वैसे करियर में भी चॉइसेस अलग हो सकती है। तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मेरे बच्चे को भी गुलाब जामुन पसंद ही होगा। ये एक बड़ा फनी क्वेश्चन बात है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें डॉक्टर का करियर और प्रोफेशन सही लगता है तो हमारे बच्चे के लिए भी सही होगा। मुझे लगता है कि आपको बच्चे का नेचर समझना चाहिए कि उस बच्चे को क्या चीजें पसंद है और उसमें से उसे सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करनी चाहिए।
एंड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी करियर में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, इसी वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा वो सारी प्रॉब्लम से गुजरे। और सबसे फनी बात ये है कि प्रॉब्लम है ये हमें 10-15 साल बाद पता पड़ता है, जब हम पीछे भी नहीं मुड़ सकते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में आप सिर्फ या तो आप छोड़ दोगे अपने सपनों को, या फिर आप थोड़ा सा दुनिया से लड़ने का सोचोगे, और वो लड़ाई भी थोड़ी टफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑनलाइन स्टडीज इज हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर अंडर 15 ईयर्स। हार्मफुल तब होगी अगर वो कंट्रोल में नहीं हो। कोई भी चीज अगर कंट्रोल में नहीं की जाती है तो ऑब्वियसली हार्मफुल होती है। हम देखते हैं कि हर चीज का अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन, अगर आपको मैं वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो आज सिर्फ 5 साल के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं यूएसए में। तो वो 5 साल के बच्चे कोडिंग तो कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, पर वो कोडिंग कितने समय तक कर रहे हैं और उस कोडिंग के लिए वो और क्या क्या कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो अगर आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको कुछ सोल्यूशंस बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो जो भी टॉपिक आपके अभी वीडियो पे देख रहा है, जैसे वो अभी सॉइल के बारे में पढ़ रहा है, तो आपको वही चीजों के लिए बुक्स या प्रिंट आउट्स निकाल के आप रख सकते हो, जिससे कि वो स्क्रीन टाइम कम उस किताब से या वो प्रिंट आउट से पढ़े। सेकंड, आप उस बच्चे को कुछ एक्टिविटी ऐसी दे सकते हो जो वो घर में करे। फॉर एग्जाम्पल, आप उस बच्चे को एक प्लांट पॉट करने के लिए बोल सकते हो, या वो उसको ये कह सकते हो कि अपनी सराउंडिंग से आप कितनी टाइप की सॉइल ला सकते हो, आप ये क्वेश्चन दे सकते हो। उसके अलावा एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप उस बच्चे को बोलो कि जो भी आपने पढ़ा है अब आप हमको वो पढ़ाओ। तो अगर वो आपको पढ़ाएगा तो उसका रिविजन भी हो जाएगा, और उसको स्क्रीन पे भी उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो रिपीट उसको देखे और फिर से वो अपना टाइम उसमें वेस्ट करे। एंड फोर्थ थिंग जो आई थिंक अभी सब बच्चों में कहीं ना कहीं कमी है, विजुअलाइज करना। वो अपने मन से कोई इमेजिनेशन यूज करके कोई उसी टॉपिक के अराउंड कोई स्टोरी बनाए, तो उससे उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत इंप्रूव होगी और उसका विजुअलाइजेशन भी बहुत इंप्रूव होगा। तो अगर आप उनका स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि यही अब दुनिया जा रही है, तो हम दुनिया के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, पर समझदारी से। तो समझदारी ये हो सकती है कि हम बुक्स यूज करें, हम सिबलिंग्स या पेरेंट्स के साथ कुछ एक्टिविटी करें, हम राइटिंग करें, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लिखें, नोट्स बनाएं, या हम विजुअलाइजिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव अ ट्विन किड। वन सेकेंड, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन। आजकल बच्चे अपने आप को माँ पापा से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ये बड़ा, ये तो एक आई थिंक ये सच है। अब ये सच क्यों है, चलो इसकी स्टोरी समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैं 90s में पैदा हुई हूँ, मैं 93 में पैदा हुई थी, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, हमारी नई टेक्नोलॉजी आई थी। अब पहली बार मेरे पेरेंट्स के पास, मेरी फैमिली के पास मोबाइल आया, और मोबाइल जब आया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोबाइल सिखा, बच्चे अपने माँ बाप को मोबाइल सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये टेक्नोलॉजी आती नहीं। आप सबने भी देखा होगा कि आप ये जूम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपने बच्चों की हेल्प ली होगी, ये कैसे चालू करते हैं, ये कैसे बंद करते हैं। अब बच्चों की साइकोलॉजी पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को लगता है जब माँ बाप को मेरी हेल्प की जरूरत है, मतलब मुझे इनसे ज्यादा पता है। अब ये किसने बताया उनको, जब हमने उनसे हेल्प मांगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये सेट हो गया है कि हमारे पेरेंट्स को हमारी हेल्प की जरूरत है, मतलब हमें उनसे ज्यादा आता है। अब यहाँ पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो हेल्प मांगने के बाद उन्हें ये नहीं समझा पाते कि हमारी दूसरी और भी चीजें अच्छी है, हम यहाँ पे हमारी कमी है, वैसे तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जो हमारे अंदर अच्छी है और तुम्हारे अंदर कम है। तो ये कॉन्वर्जेशन की कमी हो जाती है, और इस कॉन्वर्जेशन ये होती नहीं है हमारे बच्चों के साथ। इस कारण से बच्चों को वो आधा अधूरा ज्ञान मिल जाता है कि वो हमसे बेटर है और वो हमसे ज्यादा समझते हैं, और कहीं कहीं पे एक्चुअली में भी वो आपसे ज्यादा मानते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बुद्धि का एज से कोई कनेक्शन होता है। एक बहुत छोटे बच्चों में भी आपसे ज्यादा बुद्धि हो सकती है, तो बुद्धि को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपको उसे पेशेंटली सुनना चाहिए और आदर करना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो छोटा बच्चा है तो उसको आपसे कम ही समझ में आएगा। तो आप नॉलेज का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपके नॉलेज का रिस्पेक्ट करेगा। एज, हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं, पहले क्या होता था कि कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं था, कोई हमारा कनेक्शन नहीं था, तो घर में जो सबसे बड़ा होता था उसी को सबसे ज्यादा पता होता था, है ना। ऐसे ही देखा था कि अच्छा कुछ करना है तो जो सबसे बड़ा है उसी को पता होगा, उसी से पूछ लेते हैं। अब ये स्टोरी आज तो नहीं है।
तो इसलिए हम पुराना फॉर्मूला आज में नहीं लगा सकते हैं। तो अब आज का फॉर्मूला ये है कि जिसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है, उसकी बुद्धि ज्यादा है, और उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसे ये भी समझाना चाहिए कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो हम भी किसी और चीज में अच्छे हैं, हमें आपसे सीखना चाहिए तो आपको भी हमसे सीखना चाहिए। आई थिंक तब आपकी फ्रेंडशिप भी हो जाएगी आपके बच्चों के साथ, और वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आप भी उनको रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज I have twin kids. एक second. I have twin kids, one boy and a girl. One boy always follows his sister. I mean, जो वो बोलती है वो चीज डिसाइड करता है, अपना कोई डिसीजन नहीं होता। उससे कैसे समझो और उसकी कैपेबिलिटी कैसे उसको समझाऊं? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो क्या इसमें मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या आपने उस बच्ची को बार बार ये बोला है कि तू इससे ज्यादा समझदार है, और क्या आपने उस बच्चे को बार बार बोला है कि तुम इससे कम समझदार हो। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो आपको इसको बदलना चाहिए। ना उस बच्ची को आपको बार बार बोलना चाहिए कि तुम इससे ज्यादा समझदार हो, ना ही उस बच्चे को आपको बार बार बोलना चाहिए कि आप इससे कम समझदार हो। क्योंकि उससे उस बच्चे की, आप जो माँ बाप बोलते हैं बच्चा वही अपनी इमेजिनेशन में बना लेता है कि ये मैं हूँ। अगर आपकी माँ बोलेगी कि आप बहुत सुंदर हो तो बच्चा मान लेगा कि आप बहुत सुंदर हो। अगर माँ बोलेगी आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते तो वो मान लेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो ये डिफरेंस कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो माँ बाप जो बोलते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, आप उस बच्चे को कुछ अकेले काम करने के लिए दें। मेरा वीडियो, हेलो, सॉरी, बार बार मेरा वीडियो कट हो रहा है। एट दी एंड में ये बोलना चाहूंगी कि उस बच्चे को आप थोड़ा सा इंडिविजुअल टास्क दें, कुछ ऐसे टास्क दें जो उसे अकेले को करने हैं। उसमें बिल्कुल उस सिबलिंग का कोई रोल नहीं होना चाहिए, आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है तो आपको उसको अकेले काम करने पे मजबूर करना पड़ेगा, सो दैट उसको ये फील हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करूँ, पर मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपको उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको उसको इंडिविजुअल टास्क थोड़े देने चाहिए। Any questions? हेलो हेलो। Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, मतलब उसका जो याद करने का जो पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन हमेशा उसका जो रिजल्ट होता है वो डाउन ही रहता है, मतलब परसेंटेज बहुत गेन नहीं करता है। इसके लिए मैंने कई बार टीचर्स से भी बात की, पर वो सिर्फ एक ही रीजन बताते हैं कि क्लास में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, इंक्लूडिंग बोर्ड पे भी ये समझाता है, और बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन ये ना लिखने का जो राइटिंग पावर है, राइटिंग स्किल, इसमें कुछ भी और मैं कई बार उसको बोलती हूँ कि वो इम्प्रूव, लेकिन वो मतलब पता नहीं उसके मन में ये चीज है कि मुझे लिखना है ही नहीं, लिखने से नफरत है उसको। तो सब कुछ आते हुए भी उसका जो स्कोर होता है वो हमेशा कम रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? आई थिंक आपको खुद ही आप मेंशन कर रहे हो कि प्रॉब्लम राइटिंग में है, तो आपको उसको थोड़ा सा ट्रेन करना चाहिए कि हम जब कोई थॉट को लिखने में बैठते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हम सोचते हैं, हम वैसे लिख नहीं सकते पेपर पे। हम नॉर्मली सोचते हैं एक्टिव वॉइस में, हम एक डायलॉग में सोचते हैं कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। पर ऐसे आप सपोज एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप कैसे उसको इमेजिन करते हो कि पहले ये स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर वो स्टेप। बट ऐसे ही वो बच्चे जो इमेजिन कर रहे हैं वो लिखना उसे आए वो जरूरी नहीं है। तो लिखने के लिए पहले तो आप उसको फॉर्मेट सिखाएं कि अच्छा जब हम लिखते हैं कोई भी आंसर या कोई भी चीज हम लिखते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, बॉडी में क्या आता है, कंक्लूजन में क्या आता है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर आपको मेन आंसर लिखना है, उस आंसर के अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं। क्या करना चाहिए? आपको उसको प्रैक्टिस करानी आप चाहिए। आप मेरे क्या हिसाब से आवाज? आप, हेलो हेलो, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे।
हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई। हाँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपको उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, वो भी फॉर्मेट में, कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों चीजें यूज करके आप कैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज कवर करनी है, बॉडी में क्या चीज कवर करनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। क्योंकि आप जैसे कीवर्ड्स, मैं बच्चों को जब कीवर्ड्स का मतलब समझाती हूँ तो मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर डॉक्टर है, वो दवाई का नाम नहीं लिखे और वो ऐसे लिखे कि नीली कलर की कोई भी दवाई खरीद लेना जो सिप्ला कंपनी की आती है। तो ऐसे तो कितनी सारी दवाइयां हैं, तो बच्चे जब अपना आंसर लिखते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही लिखते हैं कि वो नीले कलर की दवाई, जो कि तो मैम नंबर ही नहीं देगी। जैसे डॉक्टर को हम ये बोलते हैं कि आप नाम बताओ, दवाई का नाम। चली जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक सेकंड। हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। सो मैं प्रैक्टिस आपको करानी पड़ेगी कि राइटिंग। आपने कहाँ तक सुना था? मैं थोड़ा उतना रिपीट कर देती हूँ। हाँ, ये प्रैक्टिस के मतलब थोड़ा पहले ही आपकी आवाज चली गई थी, फिर बीच में आई, फिर वापस चली गई थी। आपको उसको पहले तो कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा कि आप जो शब्द है जो उस आंसर को डिफाइन कर रहा है, अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर जब दवाई बताता है, तो अगर दवाई का नाम ही नहीं लिखे और ये बोले कि नीली कलर की दवाई जो सिप्ला कंपनी की आती है, तो आप डॉक्टर को क्या बोलेंगे कि आपने डॉक्टरी क्या करी, राइट? तो आपका बच्चा जब आंसर लिखता है और अगर वो वर्ड ही नहीं लिखेगा जो उसको आना चाहिए, तो उसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको उस बच्चे को याद करने की इंपॉर्टेंस भी समझाना पड़ेगा कि सिर्फ आप समझ नहीं सकते, आपको उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, आपको उसको समझाना भी आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सिर्फ समझना ही कुछ नहीं होता, आपको समझाना भी पड़ता है आपके नॉलेज को। तो आप थोड़ा सा उससे बात करेंगे, इम्पोर्टेंस समझाएंगे, तो आई गेस उसको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के बच्चों को मोबाइल टैब से कैसे दूर रखें? आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। दूर रखने का सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि पहली बात तो आपने अगर बोला है कि आपका 7 से 8 यूज करने का टाइम है, तो आपको भी 7 से 8 का टाइम रखना पड़ेगा। बहुत सी बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा ठीक है, आज तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, आज तुम थोड़ा ज्यादा यूज कर लो। या थोड़ा अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि आप मोबाइल यूज कर लो, आप टैब यूज कर लो। बच्चा थोड़ी ज्यादा जिद करेगा तो भी पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप यूज करो। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता बच्चे में, और उससे भी समझ नहीं आता, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। वो थोड़ा 10-20 दिन यूज नहीं करेगा तो ही उसको समझ में आएगा कि इससे मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलना तो वही देखो, एंटरटेनमेंट है अब बच्चों के लिए गेम खेलना। तो आपको उनको ये समझाना पड़ेगा कि एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट का भी एक टाइम होता है, पढ़ाई का भी एक टाइम होता है, एक्सरसाइज का भी एक टाइम होता है, खाना खाने का भी एक टाइम होता है। और बच्चे भी पेरेंट्स से सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स का कोई रूटीन नहीं होगा, पेरेंट्स के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, पेरेंट्स भी अगर थोड़ा सा इधर उधर कुछ गलतियां कर रहे होंगे, तो वो बच्चे भी देखेंगे और बच्चे भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और फिर आई थिंक बच्चों से भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने तुम्हें टाइम सेट करके दिया है, और ऐसा भी, और एक और गलती जो मैं देखती हूँ, पेरेंट्स बार बार नैग करते हैं, बार बार टॉन्ट मारते हैं, बार बार उन्हें बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो आई थिंक पेरेंट्स, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बच्चा सोचता है मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं। बच्चे बार बार यही सोचते हैं कि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। भले ही उसने आधे घंटे पढ़ाई कर रही हो, पर आधे घंटे उसने उसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो आपको उसके एफर्ट को थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ना कि उसको बोलना पड़ेगा कि अरे आधे घंटे से क्या होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं होता है इससे। तो आपको थोड़ा सा उसको अप्रिशिएटिव रहना पड़ेगा, उससे बार बार हेल्प करनी पड़ेगी। आप किसी भी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा है, सपोज उसने टारगेट लिया है कि मैं 100 मीटर रेस भागूंगा।
तो 100 मीटर रेस भागना एक दिन में तो नहीं हो जाता है, कम से कम उसे 2-3 महीने लगेंगे प्रैक्टिस करके वहां तक पहुंचने में। तो अगर आपके बच्चे ने ये बोला है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो 3 घंटे आज पहले दिन ही पढ़ लेगा। उसको कम से कम उस रूटीन को सेट करने में, डिसिप्लिन लाने में मिनिमम 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो खुद को भी बार बार मोटिवेट कर रहा है, पुश कर रहा है कि अच्छा ठीक है, आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी, कल मैं 10 मिनट और पढ़ाई करूंगा। और आपको भी बार बार उसे नेचुरल तरीके से मोटिवेट करना है, ना कि उसको बार बार एक स्ट्रिक्ट सिस्टम से रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है बच्चों की लाइफ में। आपके अलावा भी बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर है, बच्चे अपने आसपास के बच्चों को देख के प्रेशर में रहते हैं, बच्चों के रिलेटिव्स के ये सोच के टेंशन में रहते हैं कि मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरी मैम क्या बोलेगी। तो ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो अगर आप एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा टास्क है पेरेंट्स का, मोटिवेट करना। अगर आप मोटिवेट करेंगे, अगर आप उनको बार बार समझाएंगे कि वो कर सकते हैं, रादर देन ये करना कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको बार बार उन्हें अफर्मेशन देना है कि तुम कर सकते हो, मैं कैसे हेल्प करूँ तुम्हारी, ये आपको उससे कॉन्वर्जेशन रखनी चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन था क्लास 9th एंड 10th के लिए। तो मुझे लगता है क्लास 9th एंड 10th के जो प्रेपरेशन है, आई थिंक ये उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है। अभी जो भी उनकी कमियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या अगर उनको राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, वो वाइवा में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये टाइम वो यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ले। क्योंकि अभी इसके बाद कंपटीशन बहुत बढ़ने वाली है। कोविड के बाद सिचुएशन ये होने वाली है कि प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली है, एजुकेशन सिस्टम की भी, स्कूल सिस्टम की भी। मैं सारे प्रिंसिपल्स से रेगुलरली बात करती रहती हूँ, तो प्रिंसिपल्स की बात सुन के मुझे यही लगा है कि अब स्कूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, वो बहुत सारा कोर्स थोड़े से टाइम में करवाने वाले हैं, टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। तो अल्टीमेटली आएगा पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर ही। तो इतनी कंपटीशन, इतना स्ट्रेस और इतने प्रेशर में अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा परफॉर्म करे, तो उसकी जो छोटी छोटी स्किल्स में कमियां हैं, अगर उसको रीडिंग में जो इश्यूज हैं, या राइटिंग में इश्यूज हैं, स्पीकिंग में इश्यूज हैं, प्रेजेंटेशन में इश्यूज हैं, उसके डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज हैं, उसका रूटीन सही नहीं है, उसकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, मेंटली अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, नेगेटिविटी में है, तो आपको ये जो उसकी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, आपको उसको उसमें हेल्प करनी चाहिए कि वो सबसे पहले उससे सॉल्व करके इस पीरियड का यूटिलाइजेशन करें। और कोई क्वेश्चन किसी का? सब म्यूट है, तो प्लीज आप चैट पे लिख सकते हैं आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सॉरी, एक मिनट, इको हो रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे जैसे आजकल गूगल मतलब बहुत अच्छी चीज है कि हमको हर सॉल्यूशन मिल जाता है, बट हम तो किसी मतलब एक कोई चीज के लिए यूज कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ जरूरी है, बट बच्चे इसके इतने आदी हो गए कि स्टडी में भी वो गूगल करने लगे हैं। एक्चुअली मैथ्स का समझ नहीं आया तो गूगल, तो ये मतलब एक बेनिफिट तो नहीं है ऑब्वियसली, बट इससे उन पर क्या असर हो रहा है? इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। पहला तो बच्चे को ये लगता है कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पहले आपके टाइम पे ऐसा होता था ना कि हमें ये देख के लगता था, अरे यार दिस इज इम्पॉसिबल, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, मैम भी शायद ही कर पाएगी, मेरे मम्मी पापा भी शायद कर पाएंगे। तो एक चीज ये है फायदा इंटरनेट का कि बच्चों को हर चीज पॉसिबल लगती है, बच्चे सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्यूरियस हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ट्राई करने के पहले ही सोल्यूशन ढूंढ रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको उसको ये समझाना पड़ेगा कि अगर आपने पहले खुद से 3-4 बार ट्राई नहीं किया, आप उसको सिस्टम दे सकते हैं कि आपने कितनी बार ट्राई किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। अगर आपने ये नहीं किया, तो आपके लिए जिस लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच इज थिंकिंग, विच इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो आपके अंदर वो डेवलप ही नहीं होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो आपको उस बच्चे को उस क्वेश्चन सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी कि यार ये क्वेश्चन हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे कि हमें बस आंसर लिखना है, हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्रीब्यूट्स आए, हम क्रिटिकल थिंकिंग करें, हम क्वेश्चंस के अंदर कोई हिंट ढूंढ सकें। आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो चलो, जैसे मैं ऐसे बच्चों को हेल्प करती हूँ, उनको हिंट देती हूँ, सारा आंसर नहीं बताऊंगी मैं, उनको सिर्फ एक हिंट दूंगी कि अच्छा इस हिंट को देख के आप क्या कर सकते हो।
इस हिंट को देख के आप अच्छा इस डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, उस डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। तो कभी कभी आपको आपके बच्चे का हाथ पकड़ना पड़ता है। नॉर्मली ये टीचर्स करते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं, टीचर्स तो नहीं बोल सकते गूगल करने को, तो टीचर्स भी उनको डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे सोच के देखो, और आप उनको, और अगर उससे 4th टाइम भी नहीं हो तो आप गूगल करने को बोल सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही मत करो। हमें बैलेंस सीखना है, हमें एक्सट्रीम्स नहीं सीखने है, बिल्कुल नो और बिल्कुल यस नहीं चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए कि जिस सिचुएशन में जो सही रहे हमें वो करना है। Thank you. आजकल बच्चों को रोक रोक पसंद नहीं, बट माँ को रोकेंगे भी और टोकेंगे भी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अब गाइड करने लग गए। अगेन ये साइकोलॉजिकल इशू है। हमारे बच्चे मेंटली अपने आप को हमारे बराबर समझते हैं। आप ये समझना, वो नहीं समझते कि आप उनसे 10 साल बड़े हैं, क्योंकि 10 साल में आपने क्या जिंदगी जी है। पहली बात तो कितने पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं? जितना मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग 20% से भी कम बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हैं कि मेरे पेरेंट बचपन में क्या करते थे, क्या कैसे पढ़ते थे, कैसे बड़े हुए, क्या सिचुएशन देखी उन्होंने, क्या मेरे अंदर और उनके अंदर सिमिलैरिटी है, क्या हम दोनों के बीच में अलग है। कुछ नहीं पता है बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में। तो पेरेंट उसको समझ कैसे आएगा कि ये पेरेंट ने मुझसे ज्यादा जिंदगी देख रखी है? आप समझ रहे हैं? अभी पेरेंट को ऐसा लगता है, अभी बच्चे को ऐसा लगता है हम दोनों सेम ही तो जिंदगी देख रहे हैं। मेरी मम्मी ने आज मोबाइल चलाना सीखा, मैंने भी मोबाइल चलाना सीखा। आज मेरी मम्मी ने नया टीवी पे कुछ देखा, मैंने भी नया कुछ देखा। मेरे को सम नहीं आता, मेरी मम्मी को सम नहीं आता, मेरे पापा को भी सम नहीं आता। पर वो ये भूल जाते हैं कि आपकी जो एज है उसके बियॉन्ड आपने बहुत सारी चीजें देख रखी है। तो जब तक आप उनसे स्टोरी शेयर नहीं करोगे, आप उनको ये नहीं बताओगे कि आपने अभी तक जिंदगी में क्या क्या सीखा है, उन्हें आपकी एज कैसे समझ में आएगी कि आप कितने बड़े हैं। और वो एक्चुअली तो है छोटा बच्चा, 18 तक आपका बच्चा इतना छोटा है कि आप मान के चलें कि वो बहुत सारी चीजें गलत सोच सकता है। तो आपको बार बार उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा और सही सोच उन्हें देनी पड़ेगी कि इस चीज को किस तरीके से हमें, किस नजरिए से देखना है, किस तरीके से समझना है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आपके बच्चे आपको कुछ समझा रहे हैं तो आपको पहली बात तो उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि क्यों आप हमें ऐसा बोल रहे हो, अच्छा मेरे को क्यों नहीं जाना चाहिए। फिर आपको भी उसका जवाब अच्छे से देना चाहिए। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं एक मेरे मेंटर के यहाँ पे बैठी थी, वो इंदौर के बहुत बड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और वहां पे कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो मेंटली थोड़े से वीक होते हैं, उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी सी उनके अंदर मेंटल फिजिकल वीकनेस होती है। तो वहां एक मदर बैठी थी और उस मदर ने बोला कि कल यार मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने मेरे बच्चे को मार दिया, सुन ही नहीं रहा था वो बिल्कुल, मुझे उसको चाटा मारना ही पड़ा। तो मैं उनके सामने ही बैठी थी, हम सब वेट कर रहे थे अपनी अपनी टर्न का। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात बोली कि आप उसे उसकी भाषा में समझा नहीं पाए, इसके लिए आपने उसे फिजिकली मारा, यही हुआ ना? तो किसमें गलती किसकी है? बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। बच्चा तो वो ही अपने एटीट्यूड में रहेगा। बच्चा अगर जिद करता है तो जिद करेगा, थोड़ा सा परेशान होगा, पर उसके लिए सजा किसको मिल रही है? आप नहीं समझा पा रहे हो उसे, तो उसे सजा मिल रही है। तो आपके अंदर भी आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी कि हम हमारे बच्चों से कैसे बेटर बात कर सकते हैं, कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे उन्हें समझा सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो आप वहां से जा सकते हैं। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आज आपको जवाब देना नहीं आ रहा है तो शायद आप 2 दिन बाद समझा सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आपको आज के आज उसे समझाना है और आज के आज ही उसका सोल्यूशन लाना है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें भी नहीं आता, और हम उसका टाइम लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रादर देन हम कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस उस बच्चे को देंगे कि उसे ये लगे कि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, या ये मुझे समझ ही नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा अपने मन से कुछ भी आंसर बना सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोई बच्चा हेट करने लग जाता है तो कोई बच्चा डिसलाइक करने लग जाता है। वो उस बच्चे के इमोशन के ऊपर है कि वो कितना एक्सट्रीम में सोच रहा है। एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन? हाय सलोनी जी। हाय जनिशा। हेलो। Actually, my son is 10 years old Yes. and he's super active. He is in which class? My son is 10-year-old. Okay, 10-year-old. Yeah. Yeah, and he's super active. Okay. So just tell me ki, how I come to know ki in which field I make him do things. I mean, how I will guide him ki you have to do this or that.
Okay. He's super active in each and every task. Okay. Okay. Now this is one aspect of many active kids that वो बहुत सारी चीजों में moderate level पे अच्छे होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो excellence level पे अच्छे हो. ठीक है, तो हो सकता है आपका बच्चा मॉडरेटली सारी फील्ड्स में अच्छा करता हो, थोड़ा सा चेस भी अच्छा खेल लेता हो, थोड़ा सा डांस भी अच्छा कर लेता हो, थोड़ा सा सिंगिंग भी अच्छा कर लेता हो. मैं भी ऐसी ही थी, मॉडरेटली मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ. बट क्वेश्चन आज के जमाने में मॉडरेट अच्छा करने का नहीं है, क्वेश्चन इज टू बिकम एक्सपर्ट इन वन थिंग. तो अब आपको ये आपका टास्क रहेगा कि आपको ये एनालाइज करना है कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे वो अपना 100% अटेंशन विदाउट डिस्ट्रैक्शन दे रहा है. अगर कोई भी उसे डिस्ट्रैक्ट न भी करे तो भी वो वहां बैठ के उसका काम कर रहा है, वो उसमें इम्प्रूव हो रहा है, उसमें ग्रो हो रहा है. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां आपको भी उसे बोलना पड़े कि नहीं यार दिस इज, अब आप रुक जाओ. सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि वो ऐसी उस चीज में वो आगे बढ़ सकता है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा सब में अच्छा कर लेते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा उसको एक्सट्रीम में एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है जहां पे वो बहुत अच्छा कर रहा है, कंपटीशन से भी अच्छा कर रहा है, और उसको थकान भी नहीं हो रही है, वो वहां से एनर्जी भी गेन कर रहा है, वो बार बार वो चीज करना चाह रहा है और उसको वहां पे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. Okay, thank you so much. वेलकम. ओके, सो एक टॉपिक मैंने मेरी तरफ से सोचा था आप सबको बताने के लिए. ऐसा तो सिर्फ मोबाइल देखना हो गया, वेरी फनी. यस, बच्चों को मोबाइल देखना, पर एक मैं बात बताती हूँ, बच्चे कॉन्शियसली खुद से मोबाइल नहीं देखते. मोबाइल इज काइंड ऑफ एन एडिक्शन. जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पीनेस और इलेटेड फीलिंग देता है, जैसे कि दूसरे ड्रग्स के साथ होता है. जब हम वो ड्रग लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा सा अंदर से फील होता है. सेम चीज मोबाइल के साथ होती है. तो मोबाइल साइकोलॉजिकली बिल्ड ही ऐसा किया गया है कि वो आपको अच्छा फील कराएगा. तो जैसे आप अपने बच्चे को ड्रग से दूर रखते हैं, वैसे ही आपको मोबाइल भी ड्रग तरीके से ही दूर रखना पड़ेगा. आप ये नहीं मान सकते कि बच्चा खुद से ही अडिक्ट ना हो, बच्चा ऑटोमेटिक अडिक्ट होगा ही. अब ये आपके अंदर है, आपको संभालना है कि आप उस बच्चे को उस एडिक्शन से दूर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा है. आप बच्चे के सामने कोई भी एडिक्टिव चीज लाके रखोगे वो होगा ही. और ये कंपनीज जो है वो अपनी एप्स, अपने गेम्स अपने फायदे के लिए बनाती है, आपके बच्चे के बारे में सोच के नहीं बनाती है. उनकी कमाई होती है जितना टाइम मोबाइल ज्यादा चलेगा, जितना टाइम उनका गेम ज्यादा चलेगा, जितना टाइम उनकी ऐप ज्यादा चलेगी. तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को उससे दूर कैसे रख सकते हैं. ना आप मोबाइल कंपनी को बोल सकते हो, ना आप मोबाइल वालों को बोल सकते हो, क्योंकि वो तो सोच समझ के ही बना रहे हैं कि हमको ऐसा गेम बनाना है, ऐसा लिखना है कि बच्चा वहां से हटे ही नहीं, पूरे टाइम वो चलाए, तभी तो वो लोग कमाएंगे. तो आप इसको मोबाइल को एक ड्रग और एक एडिक्शन मान के चलें, और उसकी तरफ ऐसे ही आपको सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे जिससे कि वो एक ड्रग और एडिक्शन की तरह आप उससे सॉल्व कर रहे हो कि नहीं यार ये एक प्रॉब्लम है, और वो मोबाइल आपका जितना अच्छा कर रहा है उतना बुरा भी कर रहा है. वो मेंटली और फिजिकली भी आपके बच्चे को वीक करता है. सेंसरी ऑर्गन्स वीक होते हैं, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उससे आपका ब्रेन वीक होता है. तो बहुत सारे इसके फायदे और नुकसान भी हैं. तो हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा. कंट्रोल में कोई भी चीज करेंगे तो आई थिंक उसका सोल्यूशन अच्छा रहेगा. सो वन थिंग इज दैट अगर आप आपके बच्चे की ओवरऑल सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, कि वो उसकी लाइफ में एक ओवरऑल सक्सेस पैरामीटर रहे, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बात हेल्थ. अब हेल्थ दो टाइप की होती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों की जिद में मान जाते हैं और उन्हें सब्जियां नहीं खिलाते हैं. उन्हें वो चाहते हैं खिलाना पर खिला नहीं पाते. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खुद से नहीं खिलाते, पर कहीं ना कहीं वो बच्चे को खिला नहीं पाते सारी न्यूट्रिशन, और उसके कारण बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमियां न्यूट्रिटिव लेवल पे आ जाती हैं. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप या तो कुक ही ऐसा करें कि वो न्यूट्रिशन भी उसके खाने में आ जाए और उसे भा भी जाए, या फिर आप उसे जबरदस्ती खिलाना सिखाएं. थोड़ा सा ही खाए, भले वो 1 चम्मच वो चीज खाए, पर उसको खाना पड़ेगा. ये आपको क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. मैंने बहुत से, आई थिंक अब 60% 60-70% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, जिनको ना वेजिटेबल के नाम पता है, ना उनको वेजिटेबल्स खाते हैं, ना वो दाल खाते हैं. तो अगर आप एसेंशियल न्यूट्रिशन ही नहीं खाओगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, आपका ब्रेन भी वीक होगा, आपकी बॉडी भी वीक होगी. तो न्यूट्रिशन के बारे में तो आपको सोचना ही है, और जितना छोटा बच्चा है उतना ज्यादा न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस ज्यादा है.
तो आपका बच्चा जितना छोटा है उतना ज्यादा आपको ध्यान रखना है, और फिर आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर वो बड़ा भी हो जाए तो खुद से भी वो वही आदतें करे जो आप उसको सिखा रहे हो। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ हमें दिखती नहीं है, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर बच्चे को स्ट्रेस है, हर बड़े को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से कैसे डील करना है, आपको अपने बच्चे के अंदर थोड़ी सी मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। भले ही वो 5 बार डीप ब्रीदिंग कर ले, ये भी काफी है। कि अगर उसे एकदम से स्ट्रेस हो रहा है, उसको नेगेटिव कोई फीलिंग आ रही है, वो परेशान हो रहा है, तो सिर्फ 5 टाइम्स भी अगर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे तो इट्स मोर देन इनफ। तो आपको एटलीस्ट उसके दिमाग में ये साइकिल डालनी है कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि बहुत सी बार प्रॉब्लम ही यही है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है और उसे सॉल्व कैसे करें। सेकेंड इज रिलेशनशिप्स। उसको हर रिलेशनशिप, भले वो पेरेंट्स हो, भले वो सिस्टर हो या ब्रदर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनको सबकी इंपॉर्टेंस पता होना और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम सब अकेले नहीं जी सकते, हम सब मोबाइल की जनरेशन नहीं है। हम सब अगर आप, और ये मैं आपको रिजल्ट ही बता रही हूँ कि अगर आप एक अकेले वाला जीवन जीते हो तो आपको सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ वाले को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना ही है क्या हो रहा है आपके साथ। तो आप या तो डॉक्टर के पास जाओगे या दवाई खाओगे। तो बेटर है कि हम हमारी रिलेशनशिप्स इतनी स्ट्रांग करें कि हमें किसी डॉक्टर के पास न जाना पड़े और हमारे जो भी दिल में आए हम उसे अच्छे से बता सकें। प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमें कम्युनिकेशन नहीं आता, हम क्या बोलें, कैसे समझाएं, पेशेंस कब रखें, कब गुस्सा ना करें। ये सब चीजें आपको आपके बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, और आपको भी उनके साथ साथ सीखना है। आप ये मान के चलो कि आपकी जो बच्चे की एज है वही आपकी पेरेंट वाली एज है। भले ही आप 40 साल के होंगे, पर एज अ पेरेंट आप अभी भी 7 साल के या 10 साल के पेरेंट हो। तो आपको अपनी एज उस बच्चे की एज के साथ ही देखनी है, क्योंकि वो एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए। करियर, अब आपको आपके बच्चे को बहुत सारा एक्सपोजर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। आपके घर में कोई डिफरेंट करियर का कोई प्रोफेशनल है, कोई लॉयर है, तो आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए अच्छा आप कैसे काम करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं। तो उन्हें आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड एजुकेशन देना है, आपको सिर्फ किताबी एजुकेशन नहीं देना है। रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको क्या स्किल्स की जरूरत है, ये आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। स्टडीज की मैं बात कर ही चुकी हूँ कि आपको डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, पढ़ना कैसे। उन्हें आप वेरियस क्लासेस में भी भेज सकते हैं। जैसे आपने हर साल का एक रूटीन बांध लिया कि इस साल मुझे ये 2 स्किल इसमें इंप्रूव करनी है। आप ऐसा एक टारगेट लेके चले कि चलो इस साल मैं सिर्फ डिसिप्लिन पे वर्क करूंगी, कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे का डिसिप्लिन अगर आज सपोज 10 में से 3 पे है तो अगले साल 6 तक हो। तो आप एक साथ सारी स्किल्स पे वर्क मत करें, बट एक एक स्किल पे वर्क करें कि चलो मेरा बस गोल यही है कि मैं इस साल इसको ये एक एट्रीब्यूट सिखा दूं, रूटीन सिखा दूं, या सिर्फ एक इतनी सी चीज सिखा दूं कि वो 10 मिनट एक्सरसाइज कर ले। आपको छोटे छोटे गोल लेके चलने हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म लेवल पर, ना कि 2 दिन में ही आपको एक गोल कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लगते ही है एक चीज एक बच्चे के अंदर आदत, हैबिट बनने में। और रियल स्किल्स आपको उनको सिखानी है। प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कंप्यूटर्स कैसे यूज करने हैं, मोबाइल्स कैसे यूज करने हैं। अगर कोई ऐप पे कोई गलत चीज आ रही है तो उसे कैसे समझना है, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को आपको कब बताना है। रोज रात को मुझे लगता है पेरेंट्स को स्टोरी टाइम अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि आज आपने क्या किया, और पेरेंट्स को अपने बच्चों से पूछना चाहिए आज आपने क्या किया, और दोनों को अपने लेसन एक दूसरे से शेयर करने चाहिए कि आज जो भी आपने सीखा तो उससे आप एज अ ह्यूमन कैसे ग्रो हुए। तो आप देखेंगे कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत ग्रो होगी, आप दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। एंड आपको बच्चों को थोड़ा सा कहीं कहीं आपको उनको अपनी एज का भी समझना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत छोटे, इनको कुछ नहीं पता है। बहुत सारी चीजें बच्चे भी हमें सिखा देते हैं। तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम बहुत जगह मुझे पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की लगती है कि पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी कभी बच्चा नहीं बात करना चाहता है तो आप उसे स्पेस दो, बट मैंने देखा है मदर फिर भी चिल्लाएगी, फिर भी बोलेगी, क्योंकि उसे गुस्सा उतारना है। वो भूल जाती है कि वो गुस्सा उतारना उसके ऊपर ही नेगेटिव, अगले दिन फिर उससे एक और झगड़ा होने वाला है या वो बच्चा उससे बात नहीं करने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं दोनों को कंट्रोल सीखना है और अपनी रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो। हमारे साथ सलोनी जी एक शिक्षिका है जो कि बहुत अच्छी क्लासेस चलाती हैं, श्वेता जी जैन, जो हम सबके बीच में है। मैं चाहूंगी कि वो भी कुछ या तो क्वेश्चन पूछे, या आपको ये सेशन कैसा लगा सलोनी जैन का, आप कुछ बताएं।
आवाज अनम्यूट है शायद, श्वेता म्यूट करिए। श्वेता जी के अलावा भी कोई और बता सकता है कि सेशन हमको कैसा लगा? कोई भी बता सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नंबर से सभी का नाम ले रही हूँ। जी बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन किया था मैंने कि ऑनलाइन आजकल जो पढ़ाने के लिए बच्चों की बात की जा रही है, तो उसके बारे में सलोनी ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं तो यही आवाज आ रही? यस, आवाज आ रही। हाँ श्वेता जी बोलिए। हाँ, सलोनी का जो आज का ये जो सेशन था बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार था। और उसमें जो उन्होंने जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, उससे बहुत व्यक्ति मोटिवेट भी हुए होंगे और बहुत अच्छा था। मैंने क्वेश्चन क्या भी था, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए निशा जी, हम आपकी तरफ चलते हैं। आप बताएं आपको कैसा लगा और आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं? बिल्कुल, मेरे प्रश्नों का उत्तर 100% मुझे मिला। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। सलोनी मतलब इतने अच्छे से और इतने सहज शब्दों में जो समझाया है वो बहुत जल्दी मुझे और मेरे बेटे दोनों को समझ में आया, और इस चीज से मुझे लगता है कि आगे इम्प्रूवमेंट होगा पक्के से। और ऐसे सेशन सलोनी जी अब अगर बीच बीच में लेती रहेंगी तो हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जो चीजें आपने बताई वाकई में वो सब हमारे जीवन में हो रहा है। मतलब बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना, मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे आपके आज इस सेशन से ऐसा फील हुआ कि एज अ पेरेंट्स मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बच्चों के लिए ये सेशन था बहुत अच्छी चीज है, बट हम चाहते हैं कि एक सेशन हमारे के लिए भी रहे कि हमारे और बच्चों के बीच के रिलेशंस कैसे होंगे, हमको क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया, अक्सर मैं और मेरे बेटे के बीच में अक्सर यही होता रहता है कि मैं आपने ये गलत किया है, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। वो सब मैं करती हूँ, इंटेंशन मेरा रहता है कि वो सुधर जाए, बट मुझे पता है कि शायद उसपे ये सब चीजों का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा समय हम लोगों को फिर से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक क्वेश्चन हमारे है बीच में आस्था से नेहा जी है। सलोनी आस्था से आपको सुन रही है नेहा जी। हेलो, आस्था से नेहा जी हमारे बीच में है। नेहा जी आप सुन रही हैं? शायद म्यूट नहीं है। शेफाली जी हमारे बीच में है, पुलकित ग्रुप की हमारी सांस्कृतिक मंत्री हैं। मैं चाहूंगी वे भी कुछ बताएं आज के इस वेबिनार के बारे में, आपको कैसा लगा? हाँ बिल्कुल नीता भाभी, सलोनी आज का सेशन तो बहुत ही मतलब अच्छा और सबके लिए इफेक्टिव, सबके लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि सबके ये जो प्रॉब्लम्स है वो सभी की है। एक क्वेश्चन में 10 लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व की है आपने, इसलिए सेशन बहुत अच्छा रहा। और मतलब सबको बहुत ही जल्दी समझ में आई, बहुत इजी, बहुत सरल सहज लैंग्वेज में जो आपने सबके लिए बताया वो बहुत ही मतलब बिल्कुल सराहनीय रहा। बहुत अच्छा सेशन था। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर बीच में देना चाहूंगी कि 5 to 6 इयर्स के बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं। अब इतने छोटे बच्चों के लिए डिसिप्लिन मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आपने उन्हें बोला है कि आपको पढ़ाई करनी है, एक जगह बैठ के खाना फिनिश करना है, आपको खाना खाना स्टार्ट करना है, आपको खाना खाना खत्म करना है, तो 5 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए मोस्टली तो ये इतना ही डिसिप्लिन होता है कि वो आपके इंस्ट्रक्शन को समझें और फॉलो करें। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ होता है कंट्रोल, तो आप उनको कंट्रोल सिर्फ ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है तो आप थोड़ा सा उनके साथ एक कह सकते हैं थोड़ा सा मौन व्रत ले सकते हैं। छोटे बच्चों को डांटने की बजाय अगर आप उनके साथ चुप रहें तो वो ज्यादा इफेक्टिव गाइडेंस होता है, क्योंकि बच्चों को एकदम रियलाइज हो जाता है कि ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मुझे शायद पसंद नहीं कर रहे, और बच्चा खुद ही अपनी गलती सोचने लग जाता है कि मैंने क्या गलती करी। वर्सेस जब आप उनको डांटने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो मैं बहुत इंडिया के बेस्ट स्कूल में विजिट करने गई थी, तो वहां पे मैंने ये सीखा था
कि अगर बच्चा क्लास में कुछ गलती करता है तो मैम उनके साथ सिर्फ इतना करती है कि मैम उस बच्चे पे ध्यान देना बंद कर देती है, तो बच्चा ऑटोमेटिक उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है मेरी मैम, क्यों नहीं दे रही है, मैंने क्या करा। तो ये चीजें हमें बच्चे को सिखानी है कि वो क्या गलत कर रहा है, अगर वो खुद ये सोच ले तो वो खुद ही इम्प्रूव भी कर लेगा। और फिर थोड़ा सा आप उसे अगर गाइड करें कि मैंने आपको ये बोला था, आपने ये नहीं किया, आप ये करो, और नेक्स्ट टाइम अगर वो बच्चा वो चीज कर लेता है तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अच्छा दिस टाइम आपने ये चीज अच्छे से कर ली। तो इतने छोटे बच्चों के साथ मुझे लगता है कि चिल्लाने डांटने की बजाय अगर आप सिर्फ थोड़ा सा उससे दूर हो जाए, थोड़ा सा उसे अटेंशन हटा ले, इतना ही काफी होता है। वो इतना बच्चा कॉन्शियस और इतना छोटा सा बच्चा होता है वो कि ऑटोमेटिक उसे समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मुझे इसको सॉल्व करनी है, इसको नॉर्मल करना है। ओके मोना जी हमारे बीच में है, पुलकित ग्रुप की सदस्य हैं, और मैं चाहूंगी आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बिल्कुल, थैंक यू सलोनी जी, आपके इतने अच्छे व्यूज मिले हम लोगों को। मेरा बेटा तो 3.5 इयर्स का ही है, पर वो इतना हाइपर एक्टिव और शैतानी करता है, तो मुझे पता चला कि मुझे उसे कैसे संभालना है, कैसे करना है। आपका जो भी व्यूज था, बहुत ही सिंपल वे में आपने हमें बहुत सारी बातें समझाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। अभी आप म्यूट हो। सॉरी, हेलो। हमारे बीच में विकास जी पंड्या हैं, जिनका खुद एक बहुत अच्छे स्कूल है और बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं, युवा नेता भी हैं, और मैं विकास भाई से धन्यवाद चाहूंगी कि आप हमारे इस सेशन में आए। और आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कुछ बताएं। सभी को जय जय। सेशन बहुत ही अच्छा था और सलोनी ने जो बातें बताई वो 110% मतलब जो बोले ना कि हम जानते तो हैं उन चीजों को, बट हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं जानते। हमें पता है कि हमारा बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हमें उससे कैसे डील करना है, बट हम उसको डील नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल कम्युनिकेशन गैप्स। तो गैप को कैसे फिल करना है ये चीज हमें सलोनी ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। और मेरा बच्चा अभी 5 to 6 ईयर के एज ग्रुप में ही है, तो मैं चाहूंगा कि उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर, और जो भी हमारी कम्युनिकेशन गैप्स हैं हमारे बच्चे में जो भी सुधार है वो हम करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इन चीजों को हमारे जो स्कूल में किड्स आते हैं उनके पेरेंट्स को और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सलोनी। और भी हमारे बीच में काफी लोग हैं। मैं आरजव जैन, नम्रता खंडेलवाल, आप कुछ बोलना चाहेंगी? संगीता जी बरजतिया भी उपस्थित हैं। हाय सलोनी, हाय नीता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना नीता? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा और सलोनी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मेरी बेटी 10th क्लास में है, तो मुझे काफी चीजें सलोनी से सीखने को मिली, और मुझे लगा कि डेली रूटीन में भी मेरे साथ ये चीजें होती है कि मुझे कई चीजें अपने बच्चों से सीखनी पड़ती है। तो सलोनी ने बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच की स्किल्स को। थैंक्स टू माय मदर। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे ऐसा कुछ भी हो वेबिनार तो मैं जरूर उसको अटेंड करूंगी। थैंक यू सलोनी, थैंक यू नीता जी। बिल्कुल, हम आगे और ऐसे सेशंस रखेंगे। एक्चुअली मेरा पर्सनली मोटिव यही है, मैंने जो मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि हमारी पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, मतलब बच्चे अपने आप को ही समझ नहीं पाते हैं और उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि हम दूसरों को समझें, तो वो बच्चा कैसे करेगा। मतलब मैंने खुद वो पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ कि हम सब बच्चे चाहते हैं बहुत सारी चीजें समझना करना, बट हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस, पॉजिटिविटी और थोड़ा सा टाइम अगर पेरेंट्स और टीचर्स और हमारे मेंटर्स का रहे तो बहुत अच्छे से हम लोग अचीव कर लेते हैं।
और किसी की कोई क्वेरीज है, कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं प्रॉपर सभी के नाम नहीं ले पा रही हूँ। हमारे बीच में वेस्टीज ग्रुप की मैनेजर हैं और पुलकित ग्रुप की कार्याध्यक्ष हैं श्रीमती रीना जी कासलीवाल, ममता जी कासलीवाल, आप दोनों का स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आज के इस वेबिनार के बारे में आप कुछ अपनी राय दें, आभार व्यक्त करें और बताएं कैसा लगा आपको ये सेशन। जी नीता जी, बिल्कुल। सलोनी, जय जिनेन्द्र। आज आप हमारे पुलकित ग्रुप की अध्यक्ष नीता जैन और हम सभी के छोटे से निवेदन पर आप हमारे बीच आए। हम वाकई में अपने खुश नसीब समझते हैं कि हमारे ही परिवार की बच्ची आज इतनी अच्छी जानकारी देने हमारे बीच आई है। निश्चित तौर पर आज आपसे मिली जानकारी से हम सभी धन्यवादित होंगे और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारे में बहुत सारी गलतियां होती है। मतलब पेरेंट्स के रूप में हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। हम समझते हैं हमेशा हम ही सही होते हैं। बच्चे छोटे हैं और नहीं समझते हैं, वो गलत होते हैं। लेकिन शायद हमारी आज ये गलतफहमी भी आपने दूर की कि वाकई में बहुत कुछ हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात ही पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं। आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात हम सभी को बताई। आगे भी आप इसी तरह की सेवाएं देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने इस सेशन को अटेंड किया और इस वेबिनार को ज्वाइन किया और स्पेशल थैंक्स टू सलोनी जिन्होंने सभी पेरेंट्स को, बच्चों को एक बहुत अच्छी दिशा देने का प्रयत्न किया। और आगे हम चाहेंगे कि आपके इतने अच्छे विचार हैं, हम फेसबुक पे इस प्रोग्राम को लाइव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नीता जी, को। मैं चाहूंगी कि जितने लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो एक बार अपनी अपनी जगह से जोरदार तालियों से हमारी सलोनी जी का स्वागत करें। मोबाइल पकड़ के निश्चित तौर पर इसमें नीता जी का भी बहुत सहयोग है। उन्हीं की अच्छी शिक्षा की वजह से आज हमारी सलोनी इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर पाई है। नीता जी को भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू और सलोनी को स्पेशल थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी टॉपिक्स हैं जिस पे और डिस्कशन हमें करना चाहिए या बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं सो दैट हम उसके ऊपर नेक्स्ट सेशन फेसबुक लाइव होस्ट कर सके। तो आप पहले से ही थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम्स अगर लिख के हमें दे देंगे तो और थोड़ा अच्छे से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे एंड बेटर प्रिपरेशन से मैं आपको और अच्छे जवाब दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलोनी, थैंक यू। कर ली आपका। तो मैं एंड कर रही हूँ। सुहानी